हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका शीर्षक है वाक्य विचार। तो बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं, इन्हें ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। तो जो भी हम बोलेंगे कुछ न कुछ ध्वनि आएगी यानी आवाज आएगी, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? वर्ण। तो वर्णों के मेल से जो वर्ण होंगे उनको मिलाकर एक शब्द बनता है, जिसे कै मै लै कमल। तो ये सारे हमारे अलग अलग वर्ण हैं और इनको मिलाकर हमारा एक शब्द बना। शब्दों के मेल से और जब शब्दों को भी जोड़ा जाता है तो हमारा वाक्य बनता है, जैसे कमल स्कूल आया है। तो शब्दों के हर मेल से वाक्य नहीं बनते, तो देखो कुछ क्या होगा, उसका मीनिंग होना चाहिए। तो यह रहा पत्र ईशान लिख। तो लगने यहाँ पे कुछ गड़बड़ सी है, तो ये क्या है और गड़बड़ है इस वाक्य में। शब्दों का यह समूह वाक्य नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि इसका क्रम सही नहीं है। जब शब्दों को व्याकरण के नियमों के अनुसार व्यवस्थित क्रम में प्रयोग किया जाता है तथा उससे कोई अर्थ निकलता है, तो शब्दों का ऐसा समूह वाक्य कहलाता है। ईशान पत्र लिख रहा है, तो देखो अब क्या है, सब चीज सही जगह लगी हुई है और पढ़ने में भी बिल्कुल सही लग रहा है। तो ये क्या हो गया, ऐसे शब्दों को हम वाक्य बोलेंगे जो अपने सही क्रम में लगे हो। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शब्दों का ऐसा समूह जो अपना अर्थ पूरी तरह प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। तो ये शब्द क्या कर रहे हैं, अपना वाक्य कहने में वो हो रहे हैं कि हाँ हम समझ सकते हैं। तो ऐसे ही शब्दों को हम बोलते हैं वाक्य। वाक्य के दो भेद होते हैं, यानी दो अंग, उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य क्या होता है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः कर्ता आता है, यानी जो काम करता है, जो काम कर रहा है, तो वो क्या आएगा, वो उसका उद्देश्य होता है। जैसे पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, तो कौन पढ़ रहे हैं? पिताजी। तो पिताजी क्या हुए यहाँ पे? उद्देश्य। और बाकी जगह जो बचा हुआ है वो विधेय हो जाएगा। तो यहाँ पिताजी शब्द उद्देश्य है, क्योंकि यहाँ पिताजी कर्ता है। कर्ता मतलब जो काम करता है और उनके संबंध में ही बात की जा रही है। तो उद्देश्य आया पहचानना। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा गया है वह विधा होता है, वह विधेय कहलाता है। तो देखो पिताजी के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वह समाचार पढ़ रहे हैं। तो अब की बात क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा जो हमारा बात का बचा हुआ पार्ट होता है वो हमारा विधेय में आ जाता है। तो इसके अंतर्गत मुख्यतः क्रिया कर्म आदि का विस्तार आता है, यानी जो भी बचा हुआ है वो सब किसमें आ जाएगा? विधेय में। तो यहाँ समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, उद्देश्य पिताजी का कर्म है, यानी जो पिताजी काम कर रहे हैं। यह वाक्यांश पिताजी के संबंध में बता रहा है, अतः विधेय। तो देखो बस हमें उद्देश्य पता पड़ना होना चाहिए, यानी जो काम कर रहा है और उसका जो बाकी रिमेनिंग पार्ट होता है बचा हुआ, वो हमारा विधेय हो जाए। तो वाक्य के प्रकार, तो वाक्य के दो आधार होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो एक एक करके हम दोनों पढ़ते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य, तो इसमें क्या हो जाएंगे, तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सबसे पहले सरल, यानी जो आम है। तो सरल वाक्य बहुत आसान होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार के योजक चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता। इन वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। जैसे बच्चे तालाब में नहा रहे हैं, तो बच्चे उद्देश्य हो गए और तालाब में नहा रहे विधेय। क्यों? क्योंकि बच्चे ही तो काम कर रहे हैं और बच्चे द्वारा जो काम हो रहा है वो हमारा विधेय है। दूसरा आता है संयुक्त। संयुक्त अर्थात जुड़ा हुआ, जो क्या हुआ हो, जुड़ा हुआ हो। एक वाक्य जो दो वाक्यों को योजक चिन्हों की सहायता से जोड़कर बना है, संयुक्त वाक्य कहलाता है। इसमें दोनों वाक्य ही अपना स्वतंत्र महत्व रखते हैं, यानी अपना अलग अलग भी महत्व रखेंगे। पिताजी कमरे में गए और अखबार पढ़ने लगे, तो देखो क्या हो गया, कमरे में गए ये एक वाक्य है और दूसरा है अखबार पढ़ने लगे। तो कर तो दोनों काम पिताजी रहे हैं, पर इसको किसने जोड़ दिया? और ने जोड़ दिया, यानी किसी योजक ने जोड़ दिया। तो ऐसे क्या होते हैं? संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य, तो मिश्र अर्थात मिला जुला, जो क्या है? एक जैसे। तो ऐसा प्रधान वाक्य जिसमें एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जोड़े गए हैं मिश्र वाक्य कहलाते। जैसे माँ ने खीर पकाई जब बहुत स्वादिष्ट थी, तो खीर के बारे में बात हो रही है,
तो माँ ने खीर पकाई प्रधान वाक्य, और आश्रित वाक्य है जो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट थी यानी टेस्टी थी। तो दोनों वाक्यों में पहला उपवाक्य स्वतंत्र है क्योंकि इसे अलग से ही बोल सकते हैं। दूसरा आश्रित या गौण है क्योंकि इसे हम अलग से नहीं बोल सकते। तो देखो माँ ने खीर पकाई, इतना भी हो सकता है, यहीं पे खत्म हो सकता है, पर जो बहुत स्वादिष्ट है, क्या स्वादिष्ट है तुम्हें बताना पड़ेगा ना, खीर है तो ये तो खाली हो सकता है पर ये इसके बिना पूरा नहीं हो सकता। तो वही चीज बताई गई है। उदाहरण के लिए जी बहुत स्वादिष्ट भी अधूरा है, इसका अलग से नहीं बोल सकते। तो यही चीज है जो मैंने अभी समझाई कि इसको हम अलग से नहीं बोल सकते, कोई भी मीनिंग नहीं बैठेगा। फिर याद रखने योग्य बातें, तो योजक चिन्ह कौन कौन से आते हैं? और, या, किंतु, परंतु, पता, एवं। और प्रधान वाक्य जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, जिन्हें अलग से बोला जा सकता है। फिर आश्रित क्या होते हैं? इन्हें अलग से नहीं बोल सकते, ये पूरी तरह से प्रधान वाक्य पर निर्भर करते हैं, यानी जो पहले वाला बात होगा, पहले वाला पार्ट उस पर डिपेंड करेंगे। क्योंकि, कि, जब तब, जैसा वैसा, जो वह, यदि, तो आदि योजकों का प्रयोग मिश्र वाक्यों में किया जाता है। फिर आता है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार होते हैं। विधानवाचक, तो इन वाक्यों में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी मिलती है। जैसे सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, तो क्या बताया जा रहा है? हमें जानकारी मिली है कि जो सूर्य है वो पूर्व दिशा से उगता है। और हिरन जंगल में रहता है, तो हमें किसी चीज के बारे में पता चल रहा है, नॉलेज मिल रही है, तो हो जाएंगे विधानवाचक। फिर प्रश्नवाचक, जिसमें हम प्रश्न पूछेंगे। तो जैसे क्या तुम्हारे पास मोबाइल फोन है? दिवाली कब मनाई जाती है? तो क्या है, जब भी हम किसी से प्रश्न पूछेंगे, सवाल पूछेंगे, वो हमारा प्रश्नवाचक हो जाएगा। आज्ञावाचक, तो इन वाक्यों में किसी का कोई काम करने का आदेश या निर्देश दिया गया है, जैसे तुम जाकर पढ़ाई। आज्ञावाचक, तो हम किसी की आज्ञा मानी, तो आदेश दिया जाए। और एक प्याला चाय लो, तो हम ऑर्डर दे रहे हैं कि जाओ ये करो वो करो, तो किस में आ जाएगा? आज्ञावाचक। निषेधवाचक, तो इन वाक्यों में किसी काम के ना होने या ना कर पाने का पता चलता है कि कुछ काम अधूरा रह गया। तो नल में पानी नहीं है, तो पानी नहीं है, खत्म हो गया, तो इसमें क्या आ जाएंगे? शब्द आ जाएंगे, यानी नहीं आ जाएगा। यह गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, यानी यहाँ गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, यहाँ पर अलाउ नहीं है, तो ये वाले शब्द किस वाक्य किसमें आ जाएंगे? निषेधवाचक। और इच्छावाचक, तो इस प्रकार के वाक्यों में व्यक्ति की इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का पता चलता है। जैसे तुम्हारी यात्रा मंगलमय, ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे, वैसे वाक्य किसमें आ जाएंगे? इच्छावाचक में। फिर संदेहवाचक, यानी मतलब क्या हो, किसी वाक्य पे संदेह हो, यानी कि कुछ डाउट हो, तो मामा शायद आज शाम तक आ जाएंगे, तो पक्का नहीं पता, शायद आ जाए, शायद आज बारिश होगी, तो क्या है? संदेह है, यानी पूरी तरह सच नहीं है कि आज बारिश हो भी सकती है, मौसम खराब हो रहा है, या फिर नहीं भी। और संकेतवाचक, जब हम किसी की तरफ क्या करें? संकेत करें, इशारा करें, तो यह वाक्य किसी भी कार्य की सफलता या असफलता की ओर संकेत करता है। यदि परिश्रम करते तो सफल होते, तो बोला गया अगर मेहनत करते तभी तो सफल होते। यदि खाना नहीं खाओगे तो सेहत कैसे बनेगी? तो बोला गया खाना अच्छे से खाओ तो सेहत भी बनेगी। और लास्ट है विस्मयादि वाचक, तो इन वाक्यों में आश्चर्य, खुशी, दुख, पीड़ा, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त होते हैं। जैसे वाह भारत ने क्या शानदार जीत पाई, तो इसमें जीत गया तो क्या हो रहे हैं? खुश हो रहे हैं। और अरे तुम तो कक्षा में प्रथम आयो, तो ये क्या बोला कि अरे वाह बेटा तुम तो कक्षा में फर्स्ट आयो, तो ये क्या है? जब हम खुशी, दुखी, पीड़ा, सुख दर्शाएं अपना, तो सब आता है विस्मयादि वाचक वाक्य। तो इसी के साथ ये पाठ हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।